जंगल में टुनटुनी और पिंकी नाम की दो चिड़िया बहनें रहती थी। वो दोनों कड़कनाथ सेठ के घर पर नौकरानी का काम करती थी। टुनटुनी और पिंकी के माँ बाप ने मरने से पहले कड़कनाथ सेठ से बहुत सारा कर्ज ले रखा था। वो दोनों बहनें उसी कर्ज की भरपाई कर रही थी। एक दिन दोनों बहनें खेत में काम कर रही थी। तभी वहाँ से जंगल में काम करने वाला चाचा तोता जा रहा था। वो टुनटुनी और पिंकी को देखकर रुक जाता है। अरे, तुम्हारे खेत में ढेर सारे लाल टमाटर लगे हैं। क्या तुम मुझे खाने के लिए 2-3 टमाटर दे सकती हो? नहीं नहीं चाचा तोता, हम दोनों आपको एक भी टमाटर नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे मालिक बहुत ही जालिम है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें मार मार कर हमारी खाल उतार देंगे। लगता है तुम दोनों का मालिक तो तुम दोनों पर बहुत अत्याचार करता है, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह तो तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास एक उपाय है, तुम दोनों पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी और मैं तुम दोनों को पढ़ाया करूँगा। चाचा तोता की बात सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर उस दिन के बाद से वो चाचा तोता से पढ़ना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक शाम की बात है, दोनों बहनें अपने घोंसले में पढ़ाई कर रही थी। तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों के पास इतनी महंगी किताबें कहाँ से आई? तुम दोनों तो पढ़ाई कर रही हो। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई करके तुम दोनों हमारी गुलामी से आजाद होना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। फिर वो जालिम सेठ टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया से किताबें लेकर उन्हें आग लगा देता है और उन दोनों बहनों को बहुत मारता है। वो कड़कनाथ सेठ के इस जुल्म की वजह से कभी दोबारा पढ़ाई लिखाई नहीं करती। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन की बात है। ये लो पैसे, जाकर शहर के बैंक में जमा करवा आओ। टुनटुनी, तुम अकेली ही जाओगी, पिंकी मेरे पास गिरवी रहेगी। मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्या पता तुम मेरे पैसे लेकर भाग जाओ। टुनटुनी चिड़िया पैसे जमा करवाने के लिए बैंक चली जाती है, लेकिन रास्ते में एक डाकू कबूतर उस पर हमला करके वो सारे पैसे छीन लेता है। बेचारी टुनटुनी घर वापस आकर कड़कनाथ सेठ को सारी बात बताती है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे पैसे चोरी हुए हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम चाहे जितने भी नाटक कर लो, लेकिन मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूंगा। मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम्हारी बहन पिंकी को बेचकर अपने पैसे वसूल करूंगा। कड़कनाथ सेठ की ये बात सुनकर वो दोनों बहनें बुरी तरह से घबरा जाती हैं। नहीं नहीं मालिक, हम पर ये जुल्म मत कीजिए, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम पिंकी को बचाना चाहती हो तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर एक परी रहती है। उस परी के पास जादुई गुलाब का घर है। अगर तुम किसी भी तरीके से उस परी को मारकर वो जादुई गुलाब घर मुझे लाकर दे देती हो तो मैं पिंकी को नहीं बेचूंगा। लेकिन मालिक, मैंने सुना है उस पहाड़ी पर जाने वाला कोई भी पक्षी कभी जिंदा बचकर वहाँ से वापस नहीं आता। हाँ, तो चाहे तुम मर भी जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फिर पिंकी को बेचकर अपने पैसे वसूल कर लूंगा। बेचारी टुनटुनी के पास अपनी बहन को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। वो उड़ना शुरू करती है। कई घंटे उड़ने के बाद वो पहाड़ी के पास पहुंच जाती है। पहाड़ी के ऊपर जादुई गुलाब का घर देखकर वो बहुत खुश होती है। वो जल्दी से उस गुलाब घर के आसपास परी को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक भूखी प्यासी चिड़िया हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। दया करके आप मुझे अपने यहाँ नौकरानी का काम दे दीजिए। देखो, मेरा जादुई गुलाब घर मेरे सारे काम कर देता है। मुझे नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं आपके लिए कर सकूं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? जी परी जी, मैं तो बहुत ही स्वादिष्ट खाने बनाती हूँ। फिर ठीक है, क्योंकि रोज जादुई खाना खाते खाते मैं बोर हो गई हूँ। चलो, आज से तुम मेरे घर पर खाना बनाने का काम शुरू कर दो। शाम को मेरे पति भी घर आ जाएंगे, उनके लिए भी कोई स्वादिष्ट सा खाना बनाकर तैयार कर देना। फिर टुनटुनी चिड़िया जादुई गुलाब के घर में परी रसोई के अंदर जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना बनाकर वो उसमें जहर मिला देती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो परी के सामने खाना रखती है, लेकिन जैसे ही परी खाने का एक नवाला उठाती है, टुनटुनी उसे रोक लेती है। परी जी,
आप ये खाना मत खाइए, मैंने इसमें जहर मिलाया है। ये सुनकर परी हैरान हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया फौरन परी को कड़कनाथ सेठ के सारे जुल्मों के बारे में बताती है। अच्छा, तो वो कड़कनाथ सेठ तुम दोनों बहनों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, मैं उसकी ऐसी खबर दूंगी कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। उसके बाद परी और टुनटुनी चिड़िया जादुई गुलाब के घर में उड़ते हुए कड़कनाथ सेठ के घर पर पहुंचती हैं। अरे वाह, ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत काम की है। ये तो जादुई गुलाब का घर ले आई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन तभी अचानक जादुई गुलाब घर की खिड़कियों से कांटे वाले ढेर सारे फूल कड़कनाथ सेठ के ऊपर गिरने लगते हैं। बचाओ, अरे बचाओ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ। फिर जादुई गुलाब के घर से काले पत्थर कड़कनाथ सेठ के ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। हाय, मैं मर गया, मेरी एक आंख फूट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। तुमने इन दोनों बहनों पर जो इतने अत्याचार किए हैं, मैंने उनका बदला लिया है। चलो, तुम हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर भाग जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर दिखाई मत देना। फिर वो जालिम सेठ अपनी फूटी हुई आंख के साथ वो गांव छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और परी जादुई गुलाब का घर टुनटुनी और उसकी बहन पिंकी को दे देती है। टुनटुनी चिड़िया, पिंकी चिड़िया, अब तुम दोनों इस जादुई गुलाब के घर में ही रहना। इस जादुई गुलाब के घर में तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। फिर टुनटुनी और पिंकी दोनों बहनें खुशी खुशी उस जादुई गुलाब के घर में रहने लगती हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि टुनटुनी चिड़िया से पैसे किसने छीने थे? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय। सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका पिता टुन्नू चिड़ा गन्ने की खेती किया करता था और रानो चिड़िया की माँ सरस्वती भी अपने पति के साथ फसल की देखभाल किया करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे। रानो की माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। हम थोड़ा पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लेते हैं, आगे का काम फिर शुरू करेंगे। रानो भी घर पर हमारा इंतजार कर रही होगी। मुझे तो मौसम भी आज ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है आज जोर की बारिश होगी। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर अचानक से तेज बारिश के साथ तेज हवा भी चलने लगती है। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उसकी एक सूखी डाली उन दोनों के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों पति पत्नी की वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया घर बैठी अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। काफी समय गुजरने के बाद भी वो दोनों घर वापस नहीं लौटे तो रानो को अपने माता पिता की चिंता सताने लगती है। पता नहीं आज माँ पिताजी कहाँ रह गए हैं। इतनी रात हो गई और वो अभी तक वापस नहीं आए। अब तो चारों तरफ अंधेरा हो गया है और मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है। अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? किससे पूछूं? फिर रानो चिड़िया मिठू तोते के घर पर जाती है। मिठू अंकल, आपने कहीं पे मेरी माता पिता को देखा है क्या? वो अभी तक घर वापस नहीं आए। नहीं बिटिया, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। अब तो रात भी बहुत हो गई है, तुम अपने घर जाओ, मैं सुबह उन्हें देखने जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलना। वैसे भी बारिश बहुत तेज है, हो सकता है वो किसी पक्षी के घर पर आसरा लेकर बारिश को रुकने का इंतजार कर रहे हूँ। तुम परेशान मत हो बिटिया। अगले दिन रानो चिड़िया मिठू तोते के साथ अपने माता पिता को ढूंढने जंगल जाती है। तभी अचानक से मिठू तोते की नजर पड़ती है। रानो, रानो, ये देखो, तुम्हारे माता पिता तो पेड़ की डाली के नीचे दबकर मर गए हैं। लगता है कल तेज बारिश की वजह से ये सब हुआ है। ये तो बहुत बुरा हुआ बिटिया, तेरे साथ तू तो अकेली हो गई। पर अब तुम अकेली क्या करोगी और कहाँ रहोगी? मिठू अंकल, मैं क्या करूंगी? मैं अब कहाँ जाऊंगी? मैं तो माँ पिता के साथ रहती थी, अब मैं किसके साथ रहूंगी? बिटिया, मैं तेरे चाचा कालू सेठ को फोन करता हूँ, तुम उसके साथ चली जाओ। अब यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम तो जानते हो यहाँ शिकारी पक्षी रोज अपने शिकार के लिए आते हैं, इसलिए मेरी बात मानो
और अपने चाचा कालू सेठ के यहाँ चली जाओ। बेचारी रानू चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन रानू चिड़िया का चाचा कालू सेठ रानू को अपने साथ घर ले जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब कालू सेठ रानू चिड़िया को अपने घर में देखकर परेशान होने लगता है। मैंने तो बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले डाल दिया। मैं इसे मना भी नहीं कर पाया, पक्षियों के दबाव की वजह से इसे यहाँ लाना पड़ गया मुझे। अब मेरा बस चले तो इसे जंगल में छोड़ आऊं। इस महंगाई के दौर में तो अपना गुजारा करना ही कितना मुश्किल है, और ऊपर से इस मनहूस को भी लेकर आ गया हूँ मैं। लेकिन अब मुझे समझ भी तो नहीं आ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ मैं, और कुछ ही महीनों में तो ये बड़ी भी हो जाएगी। फिर इसकी शादी का सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसे जहर दे देता हूँ। मैं इसे जहर देकर मार देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा और ये मुसीबत भी टल जाएगी। रानू चिड़िया अपने चाचा कालू सेठ की सारी बातें छुपकर सुन लेती है। वो अपने चाचा की ऐसी बातें सुनकर बहुत डर जाती है। हाय ऊपर वाले, कालू चाचा तो मुझे मारना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर जैसे ही रात होती है रानू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। वो उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन उस पेड़ पर तो रानू चिड़िया का घर होता ही नहीं। ये देख रानू चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से मिठू तोते के घर जाती है। मिठू अंकल, साथ वाले पेड़ पर मेरा घर नहीं है। मेरा घर कहाँ गया? क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया। मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन बिटिया, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुम तो अपने चाचा कालू सेठ के घर पर थी ना? फिर रानू चिड़िया मिठू तोते को सारी बात बता देती है। अच्छा बिटिया, फिर तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो कालू सेठ ऐसे भी कर सकता है। लेकिन बिटिया, अब तो बारिशों का मौसम आने वाला है। तुम्हें जल्दी ही अपने लिए मजबूत घर बनाना होगा। तुम तो जानती हो बिटिया, मेरा घर कितना छोटा है। नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर में ही रख लेता। कोई बात नहीं मिठू अंकल, आप परेशान मत होइए। मैं अपने लिए घर बनाने का इंतजाम कर लूंगी। फिर रानू चिड़िया अपने गन्ने के खेत में पहुंचती है। वो खेत में जाकर अपने लिए गन्नों का एक सुंदर सा घर बनाती है। आज तो उसे अपने माँ पिता की बहुत याद आ रही थी। माँ, पिताजी, अब मैं यही रहूंगी अपने खेत में गन्नों का घर बनाकर। अब मैं भी आपकी तरह गन्ने की खेती करूंगी और उन गन्नों को बेचकर अपना गुजारा कर लिया करूंगी। रानू चिड़िया बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर मिठू तोता आ जाता है। अरे वाह रानू बिटिया, ये गन्ने का घर तो बहुत मजबूत और सुंदर लग रहा है। रानू बिटिया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अपने खेत में गन्ने का घर बना लिया। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मुझसे जहाँ तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उसके बाद रानू चिड़िया अपने गन्ने के खेत में बनाए हुए गन्ने के सुंदर से घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया को जहर देने की साजिश किसने की थी? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। थैंक यू, बाय बाय। ये कहानी एक सुंदरपुर जंगल की है जहाँ बरसात का मौसम चल रहा था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। वहीं पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया तो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे तो अपने लिए अनाज खोजने बाहर जाना था। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मुझे भोजन की तलाश में बाहर भी जाना है। ऐसे करती हूँ, मैं जल्दी से जाती हूँ और गुजारे लायक थोड़ा सा अनाज ढूंढ कर ले आती हूँ। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया भोजन तलाश करने चली जाती है। भोजन की तलाश में वो कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाती है। अचानक उसे जंगल में कुछ अनाज दिखाई देता है। रानू चिड़िया फौरन उस अनाज के पास चली जाती है। वो अनाज तो तलाश कर लेती है, लेकिन अब बारिश तो बहुत तेज हो चुकी थी। हाय, मुझे तो लगता है आज मेरी किस्मत बहुत खराब है। अब इतनी तेज बारिश में मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? वो ऐसा सोच रही थी कि उसे अपने सामने वाले पेड़ पर एक घर दिखाई दिया। वो फौरन उस घर के बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। इस घर में कोई रहता है क्या? अगर कोई यहाँ पर है तो प्लीज मेरी मदद करें। मैं बारिश में भीग रही हूँ।
प्लीज दरवाजा खोलें, बाहर बारिश बहुत तेज है। तभी रानू चिड़िया की आवाज सुनकर बबली कबूतरी आती है। वो घर बबली कबूतरी का था। बबली बहन, मैं अनाज की तलाश में बहुत दूर निकल आई हूँ। अब मैं घर वापस नहीं जा सकती। बाहर बारिश बहुत है। मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। अरे बहन, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं। ऐसे मौसम में न जाने वो कहाँ हूँ। अभी तक घर वापस नहीं लौटे। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। बहन, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी रानू को अपने घर के अंदर ले जाती है। बहन, मैंने उनको कहा भी था कि मत जाए मत जाए। मेरा तो अब बहुत दिल घबरा रहा है। आप देखिए ना, बारिश भी कितनी तेज बरस रही है। बबली बहन, आप फिक्र ना करें। जैसे आपने मेरी मदद की है, हो सकता है किसी और पक्षी ने भी उनकी मदद कर दी हो। आप मेरे अनाज में से कुछ अनाज लेकर खा लें। नहीं नहीं बहन, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। मुझे तो अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अनाज की खोज में दूर जा चुका था। फिर उसे पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। बंटी कबूतर उस घर का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से गौरी कौवी बाहर आती है। वो बहुत ही लालची थी। कौवी बहन, बारिश बहुत तेज है। ऐसे खराब मौसम में मैं घर नहीं जा सकता। आप कुछ देर मुझे अपने घर में रहने दें। मैं बारिश रुकते ही यहाँ से चला जाऊंगा। कबूतर के बच्चे, तुमने तो मुझे डिस्टर्ब करके रख दिया है। ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। हाँ, अगर मेरे घर में रहने के बदले तुम मुझे कुछ दे दो तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। कौवी बहन, आपको देने के लिए मेरे पास बस ये थोड़ा सा अनाज है। इसमें से आधा आप रख लें और आधा दाना मैं अपनी पत्नी के लिए घर ले जाऊंगा। गौरी कवि आधा भोजन लेकर कबूतर को घर के अंदर आने देती है। फिर वो सारा भोजन खा जाती है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती। कबूतर, मेरा इरादा बदल गया है। तुम मेरे घर से अभी बाहर निकलो, अभी के अभी, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपके घर से चला जाऊंगा कवि बहन। मैं कह रही हूँ, मेरे घर से अभी निकल जाओ, और अगर रुकना है तो बचा हुआ अनाज भी मुझे दे दो। कबूतर मजबूर होकर बाकी का अनाज भी दे देता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश भी रुक जाती है। कबूतर, वही कबूतर, हाय, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, या किसी डॉक्टर को मेरे पास ले आओ। कवि बहन, बारिश तो अब रुक चुकी है। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने मेरा सारा भोजन खा लिया है, इसीलिए तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाता है, और जल्दी ही वो अपने घर पहुँच जाता है। आप आ गए जी। मैं कितना परेशान हो रही थी। मैं बारिश से बचने के लिए गौरी कवि के घर चला गया था। लालची कवि, कबूतर भैया वो बहुत लालची है। हम पक्षियों को तो इन कौवों से दूर ही रहना चाहिए। ये कौवे बहुत लालची और दुष्ट होते हैं। हाँ चिड़िया बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन बारिश की वजह से मैं भी मजबूर था। ठीक है बबली बहन, अब मैं चलती हूँ। आपका धन्यवाद, आपने बारिश में मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। आप मेरे अनाज में से आधा अनाज रख लीजिए। नहीं नहीं बहन, ये अनाज आप अपने बच्चों के लिए लेकर जाएं। वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। बंटी भाई, ये अनाज बहुत है। आप इसमें से आधा अनाज रख लें ताकि आपको आज रात भूखे ना सोना पड़े। वैसे भी बारिश तो रुक गई है, हम सुबह होते ही और अनाज ढूंढ लेंगे। ठीक है रानू बहन, आपका धन्यवाद। फिर रानू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ तो एक और समस्या रानू चिड़िया का इंतजार कर रही थी। रानू चिड़िया का घर टूटा पड़ा था, और घर के पास उसके बच्चों के पंख भी पड़े हुए थे। हाय, मैं मर गई। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा घर टूट गया और मेरे दोनों बच्चे भी यहाँ नहीं हैं। कहाँ गए मेरे दोनों बच्चे? रानू चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ पर तोता आ जाता है। रानू बहन, आपके बच्चे सही सलामत नहीं हैं। आप जल्दी उस बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ जाएं। वो बिल्लू बिल्ला बच्चों को अकेले पाकर उन्हें अपने साथ ले गया है। आप देर ना करें रानू बहन, वरना वो बिल्लू बिल्ला आपके बच्चों को खा जाएगा। क्या? वो बिल्लू बिल्ला? उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी।
उसने मेरे बच्चों को खाने का सोचा भी कैसे। फिर रानू चिड़िया जल्दी से बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ चली जाती है। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने बच्चों को देखने लगती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया के नरम नरम बच्चे, इनका तो मैं सूप बनाकर पीऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ी लकड़ी तलाश करनी होगी। रानू चिड़िया सही मौका की तलाश में थी। जैसे ही बिल्लू बिल्ला अपनी गुफा से बाहर लकड़ी लेने जाता है, रानू चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर फौरन वहाँ से वापस आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक हो ना? आप फिक्र न करो, मैं आगे से अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक